हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पढ़ाई की पोथी। आई होप कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे और निरंतर अपनी तैयारी के माध्यम से सफलता का मार्ग प्रशस्त कर रहे होंगे। तो चलिए, आपकी जो लगातार श्रृंखला चलाई जा रही है किसके लिए, तो सी टेट 2024 दिसंबर, जिसकी एग्ज़ाम डेट बढ़कर के कितनी हो चुकी है, तो 15 दिसंबर हो चुकी है। और उसके लिए जो आपकी CDP की श्रृंखला चल रही है PYQ के रूप में, जिसमें प्रैक्टिस प्लस प्रिपरेशन एक ही साथ करते हैं, तो कम समय में बेहतरीन प्रैक्टिस के लिए पढ़ाई की पोथी से जुड़ना बिल्कुल भी ना भूलिए। और अगर आप बिगनर्स हैं, साथ ही साथ अगर आप पिछले कई सालों से एग्ज़ाम दे रहे हैं और 1 से 2 नंबर से आपका रुक रहा है, तो यकीन मानिए पूरी तरीके से यहाँ से जुड़ जाइए, मन से प्रैक्टिस कीजिए, विश्लेषण और व्याख्या पर पूरा ध्यान केंद्रित कीजिए। इस बार आपका सीटेट सिर्फ पास ही नहीं होगा बल्कि 100 प्लस के स्कोर से निकलेगा। तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और आज के सेशन के साथ जुड़ जाइए। तो लेंगे आज का अपना पहला प्रश्न, जिसमें कहा गया है कि इधर आपको इंग्लिश और दूसरी तरफ आपको हिंदी दोनों ही लैंग्वेज दिख पा रही होंगी, क्योंकि कई लोगों का कमेंट्स होता है कि मैम इंग्लिश भी दिखाइए। तो आप इंग्लिश और हिंदी दोनों को ही इसलिए देख पा रहे होंगे। प्रश्न है, एक खेल क्रिया के दौरान चोट लगने पर रोहन रोने लगता है। यह देखकर उसके पिता ने कहा, लड़कियों की तरह व्यवहार ना करो, लड़के रोते नहीं हैं। यह पिता का कैसा कथन है? जो पिता इस बात को कह रहे हैं अपने बच्चे से, किस प्रकार की सोच को दर्शाता है? विकल्प 1 है लैंगिक रूढ़िवादिता को दर्शाता है, विकल्प 2 है लैंगिक रूढ़िवादिताओं को चुनौती देता है, विकल्प 3 है लैंगिक भेदभाव को कम करता है, विकल्प 4 है लैंगिक समानता को बढ़ावा देता है। तो प्रश्न संख्या 1 का विकल्प संख्या 1 ही बिल्कुल ठीक हो जाएगी कि पिता का यह कहना कि लड़कियों की तरह मत रो, यह लैंगिक रूढ़िवादिताओं को दर्शाता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 2, और जिसमें कहा गया है कि एक प्रगतिशील कक्षा में विकल्प 1 है अध्यापक को अटल पाठ्यक्रम का पालन करना चाहिए, विकल्प 2 है विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धा पर बल देना चाहिए, विकल्प 3 है ज्ञान की संरचना के लिए प्रचुर मौके प्रदान करने चाहिए, विकल्प 4 है विद्यार्थियों को उनके अकादमिक अंकों के आधार पर नामांकित करना चाहिए। तो जैसा कि मैं हर सेशन में आपको बताती हूँ, बच्चे पर किसी भी प्रकार का टैग, लेवल, बिल्ला नहीं लगाना है और उसे नामांकित नहीं करना है। साथ ही साथ अगर हम बात करें प्रतिस्पर्धा की, तो गला काट प्रतियोगिता भी आपका नकारात्मक अर्थ देता है। आप अपने पाठ्यक्रम पर ही अटल रहेंगे और बच्चे की आवश्यकता अनुसार उसे क्या चीज़ चाहिए अपने पाठ्यक्रम में ना बदलाव करेंगे, ना नई चीज़ों को जोड़ेंगे, तो भी बच्चा आसानी से नहीं सीख पाएगा। जबकि एक प्रगतिशील कक्षा कैसी होनी चाहिए कि ज्ञान की संरचना के लिए प्रचुर मौके प्रदान करने चाहिए। तो प्रश्न संख्या 2 का विकल्प नंबर 2 ही आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला है प्रश्न संख्या 3, एक गतिविधि के दौरान छात्रों को संघर्ष करते देख एक अध्यापिका बच्चों को संकेत और इशारे, जैसे क्या संकेत और इशारे कर रही हैं, जैसे क्या, क्यों, कैसे प्रदान करने का फैसला लेती हैं। लेव वाइगोस्की के सिद्धांत के अनुसार अध्यापिका की यह योजना है। तो कैसी है? विकल्प 1 है बच्चों के अधिगम के लिए अनुप्रेरित या निष्प्रेरित करेगी, विकल्प 2 है अधिगम के लिए पाठ आधारभूत संरचना का काम करेगी, विकल्प 3 है छात्रों में प्रत्याहार निकास प्रवृत्तियां पैदा करेगी, विकल्प 4 है अधिगम की प्रक्रिया में अर्थहीन होगी। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा वह हो जाएगा विकल्प संख्या 4, यानी अधिगम की प्रक्रिया में अर्थहीन होगी। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 4, जिसमें कहा गया है कि बच्चों के सामाजिकरण के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो बच्चों के सामाजिकरण के बारे में आपको बताना है। विकल्प 1 है विद्यालय सामाजिकरण का एक द्वितीयक कारक है, परिवार सामाजिकरण का एक प्राथमिक कारक है। ये विकल्प तो बिल्कुल ठीक दिया गया है। दूसरा है विद्यालय सामाजिकरण का प्राथमिक कारक है और समकक्षी सामाजिकरण के द्वितीयक कारक हैं। नेक्स्ट है आपका समकक्षी सामाजिकरण के प्राथमिक कारक हैं और परिवार सामाजिकरण का द्वितीयक कारक है। चौथा है परिवार एवं जनसंचार दोनों सामाजिकरण के द्वितीय कारक हैं। 1 सेकेंड, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 करने से पहले 3 को एक बार करेक्ट कर लेंगे। 3 में आपका जो राइट आंसर होगा वह आपका हो जाएगा विकल्प नंबर आपका राइट हो जाएगा 2, यानी अधिगम के लिए पाठ आधारभूत संरचना का काम करेगी। तो थोड़ा सा यहाँ पे देखने में गड़बड़ी हुई है, आप अपना आंसर ठीक कर लीजिएगा। दूसरा विकल्प सही होगा प्रश्न संख्या 3 का। अब चौथे प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और प्रश्न में सामाजिकरण के बारे में पूछा गया था, जिसमें बच्चों के सामाजिकरण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। विकल्प हम पढ़ चुके थे, तो राइट आंसर क्या होगा? विकल्प संख्या 1, यानी कि विद्यालय सामाजिकरण का द्वितीय कारक है और परिवार सामाजिकरण का एक प्राथमिक कारक है। प्रश्न संख्या 5 पर चलते हैं। कहा गया है कि बहुबुद्धि का सिद्धांत जोर देता है कि बहुबुद्धि का सिद्धांत, जिसे कि हार्वर्ड गार्डनर के द्वारा दिया गया है, 10 प्रकार की बुद्धि बताई गई है। एक ही व्यक्ति में कई प्रकार की बुद्धियां भी पाई जाती हैं, परंतु वही बुद्धि निखर करके सामने आती है जिसके लिए वातावरण, पर्यावरण और सारी चीजें अनुकूलतम होती हैं। तो चलिए, अब प्रश्न क्या कह रहा है कि बहुबुद्धि का सिद्धांत जोर देता है कि
विकल्प 1 है बुद्धि लब्धि केवल वस्तुनिष्ठ परीक्षणों द्वारा ही मापी जा सकती है। विकल्प 2 है एक आयाम में बुद्धिमत्ता अन्य सभी आयामों में बुद्धिमत्ता निर्धारित करती है, यानी एक आयाम की जो बुद्धिमत्ता है उसके ही आधार पर हम अन्य सभी आयामों की बुद्धिमत्ता को निर्धारित कर सकते हैं। विकल्प 3 है बुद्धिमत्ता की विभिन्न दशाएं होती हैं। विकल्प 4 है बुद्धिमत्ता में कोई व्यक्तिगत विभिन्नताएं नहीं होती हैं। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा वह हो जाएगा विकल्प संख्या 3, यानी कि बुद्धिमत्ता की विभिन्न दशाएं होती हैं। यह केवल वस्तुनिष्ठ से नहीं मापी जा सकती है, एक ही आयाम से सभी बुद्धियों को नहीं नापा जा सकता है, सभी व्यक्तियों में व्यक्तिगत विभिन्नताएं पाई जाती हैं, जबकि यहाँ पर नहीं कहा गया है। तो विकल्प संख्या 3 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 6, और जिसमें कहा गया है कि लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार किसी कार्य को इसलिए करना क्योंकि दूसरे इसे स्वीकृत देते हैं नैतिक विकास के चरण को दर्शाता है। कोहलबर्ग के सिद्धांत को हम कई बार डिस्कशन कर चुके हैं। तो पहला है प्रथा पूर्व अवस्था को दर्शाता है नैतिक विकास की। विकल्प 2 है प्रथागत अवस्था को दर्शाता है। विकल्प 3 है उत्तर प्रथागत अवस्था को दर्शाता है। विकल्प 3 है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था को दर्शाता है। तो अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था की बात की जाए तो इसके बारे में कौन बताते हैं, तो जीन पियाजे बताते हैं। जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के 4 स्तर बताए हैं, जिसमें से उन्होंने जो सबसे पहला स्तर बताया वह आपका संवेदी पेशी गामक अवस्था जो कि 0 से 2 वर्ष की होती है। वहीं उसके बाद उन्होंने बताई है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो कि 2 से 4 वर्ष की, और वहीं पर फिर आ जाती है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 4 से लेकर के 7 यहाँ पे कर लेंगे 1 सेकेंड। पहली हो जाएगी संवेदी पेशीय 0 से 2, पूर्व संक्रियात्मक 2 से 7, मूर्त संक्रियात्मक 7 से 11 और अनौपचारिक संक्रियात्मक या अमूर्त संक्रियात्मक 11 प्लस होती है। तो ये चारों किसने दी हैं, आपके पियाजे के द्वारा दी गई है। लेकिन यहाँ पर किसकी पूछी जा रही है, तो नैतिक विकास का सिद्धांत देने वाले कोहलबर्ग ने कहा है कि जब कोई बच्चा दूसरे की स्वीकृति के अनुसार अपने व्यवहार और कार्यों को करता है तो वह उसका कहलाता है प्रथागत अवस्था। नैतिक विकास की कौन सी अवस्था कहलाती है, प्रथागत अवस्था। और इस अवस्था को अगर हम कहें तो एक गुण प्रदर्शित होता है और जिसे कहते हैं कि अच्छा लड़का और अच्छी लड़की। इस अवस्था में बच्चा क्या करता है कि वही काम करता है जिसे समाज स्वीकृति करता है, साथ ही साथ उसकी तारीफ करता है। तो नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और नेक्स्ट प्रश्न है आप सभी के सामने प्रश्न संख्या 7, लेव वाइगोस्की का सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य अधिगम प्रक्रिया में एक्स के महत्व पर जोर देता है। तो लेव वाइगोस्की का जो यह सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य है वह अधिगम की किस प्रक्रिया पर जोर देता है। विकल्प 1 है सांस्कृतिक उपकरणों पर, विकल्प 2 है गुणारोपण पर, विकल्प 3 है अभिप्रेरणा पर, विकल्प 4 है संतुलीकरण पर। तो राइट आंसर हो जाएगा विकल्प संख्या 1, यानी कि सांस्कृतिक उपकरणों पर सांस्कृतिक सामाजिक परिप्रेक्ष्य अधिगम का जो है प्रक्रिया पर बल देता है। यहाँ पर जब भी आपको लेव वाइगोस्की से संबंधित प्रश्न पूछा जाए तो याद रखेंगे सामाजिक या सांस्कृतिक या सहयोग, इस प्रकार के विकल्पों का ही आप चयन करेंगे, क्योंकि यहाँ पर 99% ये प्रश्न आपके सही होते हैं। अगला है जीन पियाजे अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में संज्ञानात्मक संरचनाओं को एक्स के रूप में वर्णित करते हैं। तो अब देखिए जीन पियाजे ने जो संज्ञानात्मक संरचना बताई है उसको किस रूप में वर्गीकृत किया है। तो विकल्प 1 मनोवैज्ञानिक उपकरणों के रूप में, विकल्प 2 उद्दीपक अनुक्रिया के रूप में, उद्दीपक अनुक्रिया स्किनर देते हैं, ये हम सभी जानते हैं। विकल्प 3 है विकास का समीपस्थ क्षेत्र यानी कि ZPD लेव वाइगोस्की ने बताया है। विकल्प 4 है स्कीमा और मनोबंधन, जिसके बारे में जीन पियाजे बात करते हैं। तो आपका यहाँ पर जो फिलहाल के लिए राइट आंसर होगा वह हो जाएगा विकल्प संख्या 4 ही, यानी कि स्कीमा मनोबंधन, चीज़ों को अपने दिमाग में अलग अलग कैटेगराइज करना, अलग अलग चीज़ों की श्रेणियां बनाना, छोटे छोटे बॉक्सेस अपनी बुद्धि में यानी कि अपने दिमाग में स्टोर करना, फलों को फलों में रखना, सब्जियों को सब्जियों में रखना, कपड़ों को कपड़ों में रखना और साथ ही साथ घूमने के स्थानों को अलग सूची बना करके अपने दिमाग में सेट करना, ये चीज़ें कहलाती हैं स्कीमा। नेक्स्ट आपका प्रश्न है प्रश्न संख्या 9, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में विकास का मुख्य गुण क्या होता है। तो जीन पियाजे की चारों अवस्थाएं संवेदी पेशीय, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में से किसका गुण पूछा गया है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था का। तो अमूर्त सोच का विकास होता है। विकल्प 2 है विचार सोच में केंद्रीकरण होता है। विकल्प 3 है परिकल्पित निगमनात्मक सोच होती है और विकल्प 4 है संरक्षण और पदार्थों को क्रमबद्ध करने की क्षमता होती है। तो चलिए हम जो जीन पियाजे की पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है उसके सभी गुणों पर चर्चा कर लेते हैं। तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में सबसे पहले क्या आ जाता है, बच्चे में अविलोमीयता होती है, यानी कि वह चीज़ों की जगह वापस नहीं पहुंच पाता है। कोई भी चीज़ अगर आप उसके सामने जैसे 5 + 3 बराबर कितना आ गया, 8 आ गया, अभी आप उससे कहेंगे कि मैंने 3 को क्या कर दिया, गायब कर दिया, बताओ यहाँ पर क्या बने, तो बच्चा लौट करके उस स्थिति पर नहीं पहुँच पाएगा। इट मीन्स अविलोमीयता। नेक्स्ट है काल्पनिक खेल खेलने लगता है, केंद्रीकरण की शुरुआत हो जाती है, संरक्षण का
अभाव रहता है, यानी कि आकृति में अंतर ना स्पष्ट कर पाना। कृत्रिमता होती है, गिनती वर्णमाला क्रम की शुरुआत होती है, साथ ही साथ अतार्किक चिंतन जो है इसकी शुरुआत होती है, सिर्फ शुरुआत होती है, लेकिन ये पूरी तरीके से नहीं होता है। इसमें क्या होता है, इसकी अभाव पाया जाता है। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर बनेगा विकल्प संख्या 9 का, प्रश्न संख्या 9 का, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका विकल्प नंबर 2, यानी कि विचार सोच में केंद्रीकरण होता है। अब अमूर्त सोच का विकास पूरी तरीके से कब हो जाएगा, तो अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो कि आपकी चौथी अवस्था होगी। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 10, विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। विकल्प 1 है विकास की दर सभी संस्कृतियों में सभी के लिए समान होती है। विकल्प 2 है विकास केवल विद्यालय में होने वाला अधिगम से ही होता है। विकल्प 3 है विकास केवल बाल्यावस्था के दौरान ही होता है। विकल्प 4 है विकास बहुआयामी होता है। तो देखिए, सभी संस्कृतियों में विकास की दर समान होती है, यह कहना गलत है। अलग अलग संस्कृतियों का भी विकास पर प्रभाव पड़ता है। विकास केवल विद्यालय में होता है, ये भी गलत है। केवल बाल्यावस्था में होता है, ये भी गलत है, क्योंकि विकास एक ऐसी अवस्था है जो कि जीवन पर्यंत यानी कि सतत और निरंतर चलती है। वहीं जो वृद्धि है वह एक निश्चित समय तक ही चलती है। विकास में आपके गुणात्मक परिवर्तन होते हैं, वहीं वृद्धि में अगर पूछा जाए तो कैसे परिवर्तन होते हैं, मात्रात्मक परिवर्तन होते हैं। तो विकास कैसा होता है, बहुआयामी होता है। विकल्प संख्या 4 का राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 11 में कहा गया है कि जन्म से किशोरावस्था तक बच्चों में विकास किस क्रम में होता है। तो जन्म से लेकर के किशोरावस्था तक आपको जो विकास है उसका क्रम बताना है। तो सबसे पहले सांवेदिक विकास होगा, फिर मूर्त होगा, फिर अमूर्त होगा। दूसरा है अमूर्त होगा, संवेदिक होगा, फिर मूर्त होगा। नंबर 3 है मूर्त होगा, अमूर्त होगा, संवेदिक होगा। 4 है अमूर्त होगा, मूर्त होगा और सांवेदिक होगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, विकल्प संख्या 1। जीन पियाजे के चारों अवस्थाओं को याद कीजिए। सबसे पहली क्या है, संवेदी पेशी अवस्था। यहाँ पर बच्चे इंद्रियों के द्वारा अपने कार्यों को दिशा निर्देशित करते हैं। फिर आती है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और फिर अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो आपका विकल्प संख्या 1 ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक प्रगतिशील कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस प्रकार देखा जाना चाहिए। विकल्प 1 है अधिगम की प्रक्रिया में बाधा के रूप में देखेंगे। विकल्प 2 है अध्यापक के पक्ष पर असफलता के रूप में देखेंगे, यानी विद्यालय के अध्यापक के पक्ष पर असफलता के रूप में देखेंगे। विकल्प 3 है योग्यता आधारित समूह बनाने का मापदंड है। और विकल्प 4 है अध्यापन अधिगम प्रक्रिया की परियोजना के लिए महत्वपूर्ण है। तो यदि आप प्रगतिशील कक्षा को देख रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, तैयारी करवा रहे हैं, तो साथ ही साथ यहाँ पर आपके लिए क्या आवश्यक हो जाता है कि आप व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस प्रकार देखेंगे। आप उनको देखेंगे अध्यापन अधिगम प्रक्रिया की परियोजना के लिए महत्वपूर्ण भाग के रूप में, ना कि बाधा के रूप में, ना कि असफलता के रूप में, ना कि योग्यता आधारित समूह बनाने के मापदंड के रूप में। नेक्स्ट प्रश्न है अगला, कहा गया है कि समावेशी कक्षा में एक्स पर जोर होना चाहिए। एक समावेशी कक्षा में किस पर जोर होना चाहिए। विकल्प 1 है प्रदर्शन अभिमुखी लक्ष्यों पर। विकल्प 2 है अविभेदी समरूपी निर्देशों पर। विकल्प 3 है सामाजिक पहचान के आधार पर छात्रों के अलगाव पर। विकल्प 4 है हर छात्र के सामर्थ्य को अधिकतम करने के लिए अवसर प्रदान करने पर। तो राइट आंसर क्या होगा, विकल्प संख्या 4, यानी कि हर बच्चे के सामर्थ्य को अधिकतम करने के लिए अवसर प्रदान करने पर हमारा जोर होना चाहिए। अभिमुखी लक्ष्यों पर ही निर्धारित बने रहेंगे। मान लीजिए हमने लक्ष्य जो भी तय कर रखा है और बच्चा उसे पाने में समर्थ नहीं है, तो हमें उसके अनुसार अपनी पद्धतियों में, अपनी परियोजनाओं में, योजनाओं में परिवर्तन करना चाहिए और उसके अकॉर्डिंग चीज़ें लानी चाहिए। अविभेदी नहीं होना चाहिए, विभेदित होना चाहिए, यानी कि जिस बच्चे के अनुसार जैसी क्षमता है उसको वैसी चीज़ें प्रदान करके समान धारा में लाना ही हमारा कर्तव्य है। आधार पर, सामाजिक पहचान के आधार पर अलग अलग कर देना, तो इससे बच्चों में विभेदीकरण आ जाएगा, यानी कि बच्चे क्या होंगे, एक दूसरे से आत्मग्लानि और नीचे का भाव अपने अंदर लाएंगे, जिससे उन्हें सीखने में परेशानी होगी। तो हर बच्चे को उसकी जो भी क्षमता है, शक्तियां हैं, कौशल हैं, उनको अधिक से अधिक बढ़ाने के लिए अवसर प्रदान करने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अनुसार निम्न में से किस शब्दावली का प्रयोग उपयुक्त है। तो विकल्प 1 है मंदित छात्र। विकल्प 2 है विकलांग छात्र। विकल्प 3 है छात्र जिसे शारीरिक दिव्यांगता है। विकल्प 4 छात्र जिसका अशक्त शरीर है। तो राइट आंसर हो जाएगा छात्र जिसे शारीरिक दिव्यांगता है, यानी कि दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अंतर्गत जो आपका विकलांग शब्द था उसे बदल करके क्या कर दिया गया है, तो दिव्यांग कर दिया गया है। यानी हमारा दिव्य अंग, हमारा शक्तिशाली अंग जो हमारे शरीर में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जैसे मान लीजिए किसी के पैर में विकार है, किसी के हाथ में विकार है, किसी के होंठ में विकार है, किसी के उंगलियों में विकार है, किसी के सिर में विकार है। तो इस प्रकार के किसी भी विकार से ग्रसित बच्चे को अपनी क्या हो, उसी अंग पर उसे ये भाव आए कि ये
मेरा दिव्य अंग है, यानी कि ये मेरा सबसे अच्छा अंग है, खराब अंग नहीं है। तो दिव्यांगता शब्द का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अधिगम कठिनाई से जूझते छात्रों की जरूरतों को संबोधित करने के लिए एक अध्यापक को क्या नहीं करना चाहिए। तो अधिगम से एक बच्चा जो कठिनाइयाँ होती हैं उनसे जूझ रहा है, ऐसे में आप क्या नहीं करेंगे। प्रश्न को अपनी भाषा में ट्रांसलेट कीजिए, देन इसके बाद उत्तर ढूंढिए। यकीन मानिए आपको आंसर अपने आप चिल्ला चिल्ला कर बताएगा कि मैं यहाँ पर हूँ, बशर्ते आपको प्रश्न को अपनी भाषा में ट्रांसलेट करना होगा। विकल्प 1 है दृश्य श्रव्य सामग्रियों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। विकल्प 2 है संरचनात्मक शिक्षा शास्त्रीय उपागों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। या विकल्प 3 है व्यक्तिगत शैक्षिक योजना नहीं बनानी चाहिए। विकल्प 4 शिक्षा शास्त्र और आंकलन की जटिल संरचनाओं का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो बिल्कुल ठीक है, हमें जटिल संरचनाओं का प्रयोग नहीं करना चाहिए, जबकि व्यक्तिगत शिक्षक योजना बना लेनी चाहिए। क्यों नहीं बनाएंगे? क्योंकि मान लीजिए किसी बच्चे को व्यक्तिगत कोई समस्या है तो हमें उसके अनुसार भी योजना बनानी पड़ेगी, ताकि वह सभी बच्चों के समान आ सके। संरचनात्मक शिक्षा शास्त्रीय उपागों का इस्तेमाल भी करेंगे, दृश्य श्रव्य सामग्री का भी इस्तेमाल करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सृजनात्मकता की पहचान का प्रमुख लक्षण क्या है। विकल्प 1 है कम परिज्ञानता बोधगम्यता। विकल्प 2 है अपसारी चिंतन। विकल्प 3 है अति सक्रियता। विकल्प 4 है असतर्कता। तो देखिए, हाइपर एक्टिविटी उन छात्रों में होती है, कह सकते हैं जो ज़्यादा प्रगतिशील बच्चे होते हैं, प्रतिभावान बच्चे होते हैं, उनमें कभी कभी ये चीज़ देखने को मिलती है कि वे अति सक्रिय हो जाते हैं। साथ ही साथ अगर हम बात करते हैं अपसारी चिंतन की, तो यही आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो सृजनात्मक बच्चे होते हैं उनकी जो प्रमुख पहचान है कि उनका जो व्यवहार है, कार्य है, वह अपसारी चिंतन पर आधारित होता है। प्रश्न आपके सामने आते हैं अभिसारी और अपसारी, जो लगातार सेशन से जुड़े हुए हैं, अब वह इन्हें आसानी से बता पा रहे होंगे। तो अभिसारी प्रश्न वे होते हैं जिनका बंधा बंधाया नपा तुला और एक ही उचित उत्तर होता है, जबकि अपसारी प्रश्न वे होते हैं जिनके मुक्त अंत वाले, स्वच्छंद उत्तर वाले और कई सारे उत्तर वाले प्रश्न होते हैं। जैसे मैं अगर आपसे कहूं कि आपका नाम क्या है, तो आपका एक ही उत्तर आएगा कि मेरा यह नाम है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि यदि मैं आपका नाम प्रधानमंत्री के नाम पर रखूं तो कैसा होगा, तो इसमें आपके जो अलग अलग विचार निकल करके सामने आएंगे। तो ये किस में देखा जाता है? सृजनात्मक बालक में, और जो कि अपसारी चिंतन करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न संख्या 17, विविध पृष्ठभूमियों के अधिगमकर्ताओं को संबोधित करने हेतु एक अध्यापक को, विविध पृष्ठभूमि के अधिगमकर्ता हैं, अलग अलग तरीके के व्यक्ति आए हुए हैं अलग अलग क्षेत्र से सीखने के लिए। तो ऐसे में एक अध्यापक को, विकल्प 1 है विविधता संबंधी मुद्दों पर बातचीत टालनी चाहिए। बिल्कुल नहीं टालनी चाहिए। क्यों टालेंगे? विकल्प 2 है विविध विन्यासों से उदाहरण लेने चाहिए। विकल्प 3 है सभी के लिए मानकीकृत आंकलनों का इस्तेमाल करना चाहिए। और वहीं आपकी विकल्प संख्या 4 है ऐसे कथनों का इस्तेमाल करना चाहिए जो नकारात्मक रूढ़िबद्ध धारणाओं को मजबूत करें। तो भैया, नकारात्मक रूढ़िवाद और साथ ही साथ जो आपकी पौराणिक चीज़ें चली आ रही हैं जिन्हें काटने का कोई हिसाब ही नहीं है, तो ऐसी सोच को खत्म करना है। क्योंकि एनसीएफ क्या कहता है कि वैज्ञानिकवादी सोच को बढ़ावा देना है, वैज्ञानिकवादी सोच को बढ़ावा देना है। तो विकल्प 4 आपका क्या होगा? गलत हो जाएगा। मानकीकृत यानी कि एक आपने चीज़ें सिलेक्ट कर रखी है, कैटेगरी बना दी, इसी के बीच में आंकलन होगा। मान लीजिए बच्चा सृजनात्मक है, अपना अलग अलग तरीके से आंकलन करवा रहा है, विविध चीज़ें दे रहा है, लेकिन आपने कैटेगराइज कर लिया कि मुझे तो यही चाहिए, इसके अलावा आंकलन नहीं होगा। तो ये क्या होगा? गलत हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या होगा? जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ, विकल्प वही चुनना है जो विविधता को लिए हुए सकारात्मक पक्ष को दर्शाता हो। तो हमें विविध विन्यासों से उदाहरण लेने चाहिए। अगला प्रश्न है आपके सामने विकल्प, इसमें देखिए कौन सा ठीक होगा। तो 18 नंबर में कहा गया है कि समस्या समाधान क्षमताओं को किस प्रकार सुसाध्य किया जा सकता है। समस्या समाधान की जो क्षमताएं हैं उनको किस प्रकार आप सही तरीके से कर सकते हैं। विकल्प 1 है लगातार अभ्यास और कार्यान्वयन पर जोर देकर। विकल्प 2 है समस्याओं के हल हेतु अटल प्रक्रिया के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर। विकल्प 3 है समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर। विकल्प 4 है विद्यार्थियों में डर की भावना पैदा करके। तो हम डरा ही देंगे तो किस प्रकार वह समस्या का हल कर पाएंगे। वहीं अगर हम बात करते हैं कि समस्या हल करने हेतु अटल प्रक्रिया, यानी कि यही प्रक्रिया है, इस प्रश्न का उत्तर इसी प्रकार से दिया जाएगा। मान लीजिए हम कहते हैं कि 2 में 4 का गुणा कीजिए 8 आएगा। अब किसी बच्चे ने क्या किया? 4 में 2 का गुणा कर दिया, अरे तब भी तो उत्तर 8 आएगा। लेकिन नहीं, हमने अटल कर रखा है कि 2 में ही 4 का गुणा होगा। तो ये चीज़ क्या है? गलत है। नेक्स्ट है आपका लगातार अभ्यास कार्यान्वयन पर जोर देना चाहिए। तो लगभग ठीक है। लेकिन यदि हम समस्या समाधान की क्षमताओं की बात करते हैं तो यहाँ पर जो आपका बिल्कुल राइट आंसर आएगा वह आ जाएगा समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर। जैसे एक समस्या आपके सामने आई, फिर हम उसी से संबंधित, उसी से मिलती जुलती समस्या और लाएं और उसको आपसे
हल करवाएं, तो इससे क्या होगा कि लगातार जब आप संबंधित समस्याओं को हल करेंगे तो आपके अंदर समस्या हल करने की क्षमता बढ़ जाएगी। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 19 में कहा गया है कि अधिगम की अभिप्रेरणा को किस प्रकार कायम रखा जा सकता है, यानी अधिगम यानी कि सीखना किस प्रकार जारी रखा जा सकता है, कौन सी अभिप्रेरणा से। विकल्प एक है बच्चे को दंड देकर, अरे भैया दंड नहीं देना है, एनसीईआरटी भी कहता है। साथ ही साथ क्या है कि दंड देने से तो बच्चे बाहरी रूप से क्या होंगे, डर जाएंगे और वो सिर्फ डरते वक्त ही क्या करेंगे, उतने ही समय आपका कार्य करेंगे, बाकी वह अंदर से अभिप्रेरित नहीं होंगे। विकल्प 2 है प्रवीणता अभिमुखी लक्ष्यों पर जोर देकर। विकल्प 3 है बच्चों को बहुत आसान क्रियाकलाप देकर। विकल्प 4 है यंत्रवत याद कराने और जो है रटाने पर जोर देकर। तो यंत्रवत या किसी भी तरीके से रटाना, याद कराना, कंठस्थ कराना क्या है, निगेटिव है। यहाँ पर जो आपका राइट आंसर बनेगा वह हो जाएगा विकल्प संख्या 2, यानी कि प्रवीणता अभिमुखी लक्ष्यों पर जोर देकर। ऐसी चीज़ें करनी है जो उनको अंदर से मजबूत बनाए, प्रवीण बनाए और उनके लक्ष्यों को सुसाध्य करें। बच्चों को बहुत आसान दे देंगे तो ये यहाँ पर कोई आसान तेज का खेल नहीं चल रहा है, आसान होगा तो भी उनका करने में मन नहीं लगेगा। थोड़ी सी जटिल चीज़ें देनी है ताकि उसमें उनका अपना खुद का इंटरेस्ट आ सके। शर्मिंदगी, अब इसके बारे में बताना है। विकल्प 1 का संज्ञान से कोई संबंध नहीं है। जो शर्मिंदगी है इसका संज्ञान से कोई भी संबंध नहीं है। विकल्प 2 है का संज्ञान पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। विकल्प 3 है बच्चों को अधिगम हेतु अभिप्रेरित करने के लिए बहुत प्रभावशाली है। विकल्प 4 है कि भाव को अध्यापन अधिगम प्रक्रिया में बारंबार पैदा करना चाहिए। तो शर्मिंदगी को क्या बार बार पैदा करना चाहिए, या ये बहुत प्रभावशाली है अधिगम अभिप्रेरण हेतु, या ये नकारात्मक प्रभाव डालती है, या इसका संज्ञान से कोई भी संबंध नहीं है। तो यहाँ पर आपको उत्तर देना है। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है और जो इसका राइट आंसर होगा यह हो जाएगा कि यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा वह हो जाएगा विकल्प संख्या आपकी ठीक हो जाएगी 2, यानी कि का संज्ञान पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। देखिए शर्मिंदगी, एक बच्चे को हम बार बार किसी चीज़ को लेकर के टच कर रहे हैं कि देखो ये ना कल गिर पड़ा था, और जब ये गिरा था ना तो इसकी जो हालत थी वह ऐसी हो गई थी जैसे कीचड़ में से कोई मैंने चीज़ निकाल ली हो, मतलब ये तो मुझे लग ही नहीं रहा था कि यही था। तो इस तरीके से मान लो वो बच्चा कल गिर गया, बरसात में भीग गया, तो वो गंदा लग रहा था, कोई बात नहीं। अब अगले दिन वो बच्चा आया, अरे ये तो यही था ना जो कल भीग गया था, मेढक की तरह दिख रहा था, कीचड़ में सना हुआ था। तो इस प्रकार उसको बार बार वही भाव आप उसके सामने लाएंगे तो उसके ऊपर, संज्ञान के ऊपर, सोच के ऊपर, समझ के ऊपर एक नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि उसका संबंध नहीं है, उसे महसूस हो रहा है, वह समझ रहा है। अभिप्रेरित क्यों होगा भैया, किसी चीज़ के लिए आप उसे झकझोर रहे हो, शर्मिंदा कर रहे हो, तो वो अभिप्रेरित क्यों होगा, बल्कि वो वहाँ आने से बचेगा, अभिप्रेरणा सीखने से बचेगा, उस जगह को ही छोड़ देगा और अधिगम प्रक्रिया में बार बार इसे पैदा नहीं करेंगे। तो विकल्प 2 आपका सही होगा। विकल्प 2 आपका राइट होने के बाद अगला प्रश्न है कि निम्न में से अध्यापन अधिगम का सबसे प्रभावशाली माध्यम कौन सा है। अध्यापन अधिगम का सबसे प्रभावशाली माध्यम कौन सा है। विकल्प 1 है विषय वस्तु को यंत्रवत याद करना, तो यंत्रवत याद नहीं करना है, कितने बार मैंने आपको बता रखा है, याद करना, रटना, साथ ही साथ कंठस्थ करना आपके निगेटिव टैग वर्ड है। अगला है संकल्पनाओं के बीच संबंध को खोजना, ठीक है, ये तो आपका ठीक है कि बीच में क्या संबंध है इनको जो सोचना है, समझना है, ये अधिगम का प्रभावशाली माध्यम है। फिर भी विकल्प 3 देखते हैं, बिना विश्लेषण के अवलोकन करना, तो जब विश्लेषण नहीं करेंगे तो अवलोकन किस प्रकार कर पाएंगे। अनुकरण, नकल या दोहराना, ये भी आपका रटने से ही संबंधित है, तो विकल्प संख्या 2 ही आपकी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। नेक्स्ट प्रश्न है और इसमें कहा गया है कि एक अध्यापिका को दिए गए किसी कार्यकलाप में छात्रों की विभिन्न त्रुटियों का विश्लेषण करना चाहिए, क्योंकि। तो आप एक अध्यापिका हैं, आप स्वयं को ही मान लीजिए, या एक अध्यापक हैं, कोई भी प्रश्न अपने ऊपर रखिए और अपने व्यवहार को वहाँ पर प्रदर्शित करने पर ध्यान दीजिए। तो आप एक अध्यापक हैं, आपको त्रुटियों का विश्लेषण करना है। ऐसा क्यों करना चाहिए, क्योंकि इसके आधार पर वह दंड की मात्रा निर्धारित कर सकती है। विकल्प 2 है त्रुटियों की समझ अध्यापन अधिगम प्रक्रिया के लिए अर्थपूर्ण है। विकल्प 3 है इसके आधार पर वह ज़्यादा त्रुटियां करने वाले छात्रों को दूसरों से अलग कर सकती है। विकल्प 4 है अधिगम केवल त्रुटियों के शोधन पर निर्भर है। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर बनेगा वह क्या हो जाएगा। तो चलिए हम क्या करते हैं कि गलत गलत को काटते हैं, सही अपने आप मिल जाएगा। तो केवल आपका निगेटिव टैग वर्ड है, जहाँ कहीं भी दिखे वो विकल्प आपका गलत हो जाएगा। तो अधिगम केवल त्रुटियों के शोधन पर आधारित है, ऐसा कहना गलत है। हम त्रुटियों के आधार पर अन्य बच्चों से अलग कर देंगे तो ये हमारी समावेशी शिक्षा के अंतर्गत नहीं आएगा। वहीं अगर बात करें दंड की मात्रा निर्धारित करेंगे तो बच्चे ने कोई ऐसा अपराध नहीं कर दिया जिसके लिए उसे कोड़े बरसाए जाएंगे, तो उसकी मात्रा निश्चित करनी है। तो विकल्प संख्या 2 सही होगा कि त्रुटियों की समझ अध्यापन अधिगम प्रक्रिया के लिए अर्थपूर्ण है, ताकि हम ये समझ सकें कि बच्चे को कहाँ पर कठिनाई महसूस हो रही है और हम दोबारा से उस प्रक्रिया को जब बनाएं, उस परियोजना को बनाएं, तो विविध तरीकों का प्रयोग करते हुए उसकी कठिनाई को दूर करने का प्रयास करें। नेक्स्ट है
अगला प्रश्न और कहा गया है कि बच्चों को सीखने में कठिनाई होती है जब विकल्प 1 है सूचना अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत की जाए, विकल्प 2 है वो आंतरिक रूप से अभिप्रेरित हो। जब आंतरिक रूप से अभिप्रेरित है तो हमें सीखने में कठिनाई ही क्यों होगी। विकल्प 3 है अधिगम सामाजिक संदर्भ में हो। विकल्प 4 है विषय वस्तु को बहुरूपों में प्रस्तुत किया गया हो। तो किस ऐसा विकल्प जो है उसको चुनिए जिसमें आपको सीखने में कठिनाई हो रही है। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा वह हो जाएगा आपका विकल्प संख्या 1 आपकी गलत हो जाएगी, यानी कि बच्चों को सीखने में कठिनाई होती है जब सूचना अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत की जाती है। जैसे मैंने कहा कि ये बताओ राखी जब बाजार जाती है तो वह बाजार में किन किन चीज़ों को देखती है। अब ये था हमारा पूरा प्रश्न, लेकिन हमने इसको इस तरह नहीं पूछा। हमने पूछा देखना कि राखी क्या कर रही है, अच्छा फिर देखना राखी बाजार गई कि नहीं गई, अच्छा वो बाजार गई तो क्या क्या लाई, और बाद में हमने पूछा कि उसने क्या क्या देखा। तो इस प्रकार से अलग अलग टुकड़ों में ना दे करके हम उसको एक पूरी कहानी के रूप में बताएंगे और सारांश समझाएंगे, और फिर हम उस चीज़ के बारे में प्रश्न कर पाएंगे। बाकी तीनों विकल्प आपके ठीक थे, पहला ही विकल्प आपका गलत दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अधिगम की सर्वोत्तम अवस्था कौन सी होती है। तो अधिगम सबसे अच्छी अवस्था किस तरह को कहेंगे आप, किस प्रकार को कहेंगे। विकल्प 1 है उच्च उत्तेजना उच्च भय होता है। विकल्प 2 है निम्न उत्तेजना होती है उच्च भय होता है। विकल्प 3 है संतुलित उत्तेजना होती है और कोई भी भय नहीं होता है, ये अधिगम की सबसे सर्वोत्तम अवस्था है। विकल्प 4 है कोई उत्तेजना नहीं होती और कोई भय नहीं होता। तो देखिए अगर उत्तेजना नहीं होगी, जिज्ञासा नहीं होगी, तो हम चीज़ों को करने और सीखने पर ध्यान नहीं देंगे, तो ये आपका गलत हो जाएगा। संतुलित उत्तेजना होगी, सही है, उत्तेजना कितनी होगी, संतुलित होगी, और भय जो है वो बिल्कुल भी नहीं होगा। तो यहाँ पर विकल्प 3 ही आपका ठीक हो जाएगा। उत्तेजना निम्न होगी, ये भी गलत है। अच्छा उत्तेजना तो तेज है लेकिन भय कैसा है, बहुत अधिक है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो विकल्प 3 ही आपका ठीक होगा। जब उत्तेजना अधिक होगी और भय नहीं होगा तो हम अधिगम को सबसे अच्छी तरीके से कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अधिगम का संरचनात्मक विचार यह सुझाव देता है कि ज्ञान की संरचना में विकल्प 1 है बच्चों की कोई भूमिका नहीं होती। क्यों नहीं होती। पियाजे का कथन है कि बच्चे क्या होते हैं, बच्चे अपने ज्ञान का खुद ही निर्माण करते हैं और बच्चे एक नन्हे वैज्ञानिक होते हैं। ये सब विचार किसके हैं, तो जीन पियाजे के हैं बच्चों के बारे में। तो उनकी भूमिका क्यों नहीं होती, वह तो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। विकल्प 2 है बच्चे पूर्ण रूप से वयस्कों पर निर्भर रहते हैं, ये भी गलत है। नेक्स्ट है बच्चे सक्रिय भूमिका निभाते हैं। विकल्प 4 है बच्चे पूर्ण रूप से पाठ्य पुस्तकों पर निर्भर रहते हैं, तो ये भी आपका गलत है, वे पूर्ण रूप से पाठ्य पुस्तकों पर निर्भर नहीं रहते हैं। तो विकल्प 3 आपका राइट हो जाएगा कि संरचनात्मक विचार का सुझाव यह देता है कि ज्ञान की संरचना में बच्चे सक्रिय रूप से भूमिका निभाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अधिगम के लिए निम्न में से कौन सी धारणा उपयुक्त है। विकल्प 1 है योग्यता सुधार्य है। विकल्प 2 है अधिगम योग्यता अटल है। विकल्प 3 है अधिगम प्रयासों से कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी कि अधिगम में आप कोई भी प्रयास कर लीजिए कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। विकल्प 4 असफलता अनियंत्रित है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा विकल्प संख्या 1। अधिगम के लिए जो धारणा है वह यह उपयुक्त है कि जो अधिगम है यह योग्यता में सुधार करता है, सुधार्य है, अटल नहीं होता कि एक ही चीज़ ठान ली है उसके अलावा दूसरा एक्सेप्ट ही नहीं है। फर्क क्यों नहीं पड़ेगा, फर्क तो पड़ता है। असफलता अनियंत्रित है, ऐसा भी नहीं है। तो विकल्प 1 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सी परिपाटी विद्यार्थियों में संकल्पनात्मक समझ में बढ़ोतरी करने में सहायक है। तो आपको बच्चों में क्या करना है, संकल्पनात्मक समझ को बढ़ाना है। इसके लिए आप क्या करेंगे, तो विकल्प 1 है प्रतिस्पर्धा आधारित प्रतिस्पर्धाएं, यानी कि कंपटीशन करवाएंगे। विकल्प 2 है पाठ्य पुस्तक केंद्रित शिक्षा शास्त्र। विकल्प 3 है बारंबार परीक्षाएं करवाएंगे। विकल्प 4 है अन्वेषण और संवाद करवाएंगे। तो आपको संकल्पना बढ़ानी है तो आप किस विकल्प को चुनेंगे, तो हम चुनेंगे विकल्प संख्या 4 को, क्योंकि ये हमें दे रहा है विविधता और बहुत सारे उत्तरों को एक साथ समझा रहा है कि हम अन्वेषण करेंगे, खोज करेंगे, संवाद करेंगे, बातचीत करेंगे, ना कि हम सिर्फ गला काट प्रतियोगिता कराएंगे, पाठ्य पुस्तक पर केंद्रित हो जाएंगे। परीक्षाएं बार बार ही क्या कराना है, जब हम सीखेंगे नहीं तो परीक्षा किस प्रकार देंगे। तो विकल्प 4 आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक कार्य के दौरान सायना स्वयं से बात कर रही है कि वह कार्य का किस प्रकार प्रगति कर सकती है। एक कार्य कर रही है सायना और स्वयं से बात कर रही है कि वह इस कार्य में किस प्रकार से प्रगति कर सकती है। लेव वाइगोस्की की भाषा और चिंतन सोच के बारे में दिए गए विचारों के अनुसार इस तरह का व्यक्तिगत वाक्य क्या दर्शाता है। तो देखिए ये क्वेश्चन बार बार आ रहा है। तो यहाँ पर व्यक्तिगत वाक्य यानी कि प्राइवेट स्पीच ये क्या दर्शा रहा है। विकल्प 1 है संज्ञानात्मक अपरिपक्वता, यानी कि वह संज्ञानात्मक रूप से परिपक्व नहीं है। विकल्प 2 स्वनियमन। विकल्प 3 है आत्मकेंद्रियता। विकल्प 4 है मनोवैज्ञानिक विकार है।
तो देखिए यहाँ पर जो आपका राइट आंसर बनेगा वह हो जाएगा विकल्प संख्या 2, यानी कि स्वनियमन या स्वनिर्देशन या अपने कार्यों को दिशा निर्देश दे रही है। इसी प्रकार के बदल बदल के आपको शब्द देखने को मिल जाएंगे। तो आपका विकल्प संख्या क्या सही होगा? 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने जिसमें कहा गया है कि मूल्यांकन पद्धतियों का लक्ष्य होना चाहिए। मूल्यांकन पद्धतियों का जो लक्ष्य है वह क्या होना चाहिए? विकल्प 1 है कि मूल्यांकन पद्धतियाँ विद्यार्थियों को नामांकित करना, यह लक्ष्य होना चाहिए। विकल्प 2 है योग्यता आधारित समूहों में विद्यार्थियों को विभाजित करना, तो बार बार कहा है विद्यार्थियों को अलग नहीं करना है। नेक्स्ट है विद्यार्थियों की जरूरत एवं आवश्यकताओं की पहचान करना। विकल्प 4 है पुरस्कार वितरण हेतु उच्च अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की पहचान करना। तो देखिए हमें उच्च अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को पहचानना है, ये तो ठीक है, लेकिन इसके लिए हमें कोई उन्हें अलग करने की आवश्यकता नहीं है। विकल्प 4 आपका क्या होगा? कट जाएगा। वहीं अगर हम कहें कि नामांकित करना है तो लेबलिंग, बिल्ला, पट्टा इत्यादि उनके गले में उनके नाम के आगे नहीं जोड़ना है। बुद्धू है, गधा है, होशियार है, समझदार है, नालायक है, इस तरीके की कोई भी चीज़ें नहीं जोड़नी है। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा वह हो जाएगा विकल्प संख्या 3, विद्यार्थियों की जरूरतों एवं आवश्यकताओं की पहचान करना ही मूल्यांकन पद्धति का मुख्य लक्ष्य होता है। नेक्स्ट प्रश्न है और आज का हमारा लास्ट अंतिम प्रश्न, और 30 मिनट में 30 प्रश्न आपके सामने हो चुके हैं। ये पहली बार में बहुत ही बड़ा रिकॉर्ड होने वाला है और आप कहते हैं कि स्पीड बढ़ाइए, इससे ज़्यादा स्पीड नहीं बढ़ सकती है। बच्चों के विकास की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस प्रकार प्रतिरूपित किया जा सकता है? जो बच्चे का विकास है वह व्यक्तिगत विभिन्नताओं के आधार पर होता है। इसको प्रतिरूपित कैसे करेंगे? तो विकल्प 1 है यह केवल आनुवांशिकता पर होता है। विकल्प 2 है केवल पर्यावरण पर। विकल्प 3 है ना आनुवांशिकता ना पर्यावरण पर। विकल्प 4 है आनुवांशिकता एवं पर्यावरण की पारस्परिकता पर। तो जो भी बच्चे लगातार यहाँ से जुड़े हुए हैं और एक एक प्रैक्टिस सेशन को सॉल्व कर रहे हैं, यकीन मानिए आज के सेशन में मुझे पूरा यकीन है कि उनके आराम से 29 क्वेश्चन तो बन ही रहे होंगे। एक क्वेश्चन बाई चांस आपका गलत हो सकता है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा विकल्प संख्या 4 कि हमारी व्यक्तिगत जो विभिन्नताएं हैं उन पर केवल ना तो आनुवांशिकता का, केवल ना तो पर्यावरण का, बल्कि पर्यावरण और आनुवांशिकता का बराबर प्रभाव पड़ता है। तो विकल्प 4 आपका सही होगा। और आज के हमारे 30 क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। तो आपके 30 में से कितने क्वेश्चन सही हुए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आप अपना स्कोर शेयर करते हैं तो मुझे बेहद खुशी होती है। साथ ही साथ आपका जैसे जैसे स्कोर बढ़ेगा आपका बढ़ेगा कॉन्फिडेंस लेवल। तो अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या कर रहे हैं, फटाफट से इसे सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाले सभी प्रैक्टिस सेशन की वीडियो आप तक पहुंच सके। मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई में निरंतरता बनाए रखिए, अपने माता पिता गुरुजनों का सम्मान कीजिए और पढ़ाई की पोथी को सपोर्ट कीजिए। अगर आपको स्टार्टिंग से चीज़ें देखनी है तो आप प्ले लिस्ट विजिट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।